नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र में उन स्थितियों परिस्थितियों से तो भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल आई है, उस असमंजस से भी बाहर निकल आई है, उन अनिश्चितताओं से भी बाहर निकल करके अब कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि वो फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। जो सर्वे आए हैं वो भी इसी ओर इंडिकेशन दे रहे हैं। और ये कैसे हुआ है? हरियाणा में जो विजयश्री मिली है, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सभी में विश्वास लौटा है। जो 2040 सीटें आने के बाद थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई थी भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व, उनका भी अब आत्मबल जो है, वो दिखाई पड़ रहा है और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से जो रिदम पकड़ी है, वो हमें झारखंड में और महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। और एक बड़ा अंतर अगर किसी ने किया है, तो वो कर दिया है योगी आदित्यनाथ के बेहद आक्रामक तेवरों ने। हरियाणा में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की थी। जो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के रूप में एक मूल सूत्र दिया, नारा दिया, एक प्रेरित करने वाला एक तरीके से सूत्र पकड़ा दिया। उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है झारखंड और महाराष्ट्र में। लेकिन इससे परेशानी किसे हो रही है? परेशानी होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, परेशानी होनी चाहिए शरद पवार को, असदुद्दीन ओवैसी को। और जाहिर है, अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ इस समय मातोश्री यानी बाला साहब ठाकरे के निवास स्थान में रहने वाले उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे को होनी चाहिए, जो आजकल इनके साथ हैं, एमवीए का हिस्सा हैं और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की ही नीति पर चल पड़े हैं। औरंगजेब को अपना भाई बताना और हिंदुत्व को एक तरीके से छोड़ देना, ये सारे लक्षण ऐसे हैं। और लोकसभा चुनाव में भी जितनी सीटें उनको आई हैं, वो तो उनके सहयोगी ही अब खुल करके कहते हुए देखे गए कि ये तो इसलिए इनकी इतनी सीटें आ गई, 9 सीटें आ गई, क्योंकि मराठा वोटर तो इनके पास केवल 4 साढ़े 4% बचे थे। बाकी तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तरफ चले गए थे। इनको तो चूंकि मुस्लिम वोट एक तरफा पड़े हैं, इसलिए इनकी सीटें आई। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की उम्मीदें अब विधानसभा में भी, चुनाव में भी उन्हीं मुस्लिमों से है, मुस्लिम वोटर्स से है। तो वो भी वैसी ही बातें करेंगे जैसी कांग्रेस कर रही है या करती आई है और जैसी शरद पवार की पार्टी करती आई है और कर रही है। ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को पता है, महाराष्ट्र के मतदाताओं को भी पता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो लोगों को सजग किया है, उनको उत्प्रेरित किया है, हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम के वो अगवा बने हैं, तो इससे सबसे ज्यादा पीड़ा इस गठबंधन में, यानी सत्तारूढ़ गठबंधन में, जिसको महायुति का नाम दिया गया है, इसमें अगर किसी को हो रही है तो उसका नाम है अजित पवार। अजित पवार ने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में और बहुत अधिक आगे पीछे का ध्यान ना रख करके जब फैसले ले लेते हैं, राजनीतिक फैसले ले लेते हैं,
तो वो कई बार ऐसी कंडीशन में आपको पहुँचा देते हैं कि जहाँ से आप ना निगल पाते हैं, ना उगल पाते हैं। कमज़ोर कड़ी तो हैं ही अजित पवार, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया था। लेकिन कमज़ोर कड़ी के साथ-साथ लोगों की नापसंद भी हैं। ये लोकसभा चुनाव से भी पता चला और जब इनको शामिल किया गया था, जब इनको उप मुख्यमंत्री बनाया था, जब इनके दागी आरोपी साथियों को कैबिनेट मंत्री बनाया था, छगन भुजबल जैसों को, तब भी जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जो आरएसएस का कैडर है, उसकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएँ आई थी, वो बहुत तीखी थी। तो लोगों की नाराज़गी साफ-साफ दिखाई पड़ी थी कि अजित पवार, जिस पर आप ही 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते थे, जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस से लेकर के तमाम लोग अपनी चुनाव प्रचार सभाओं में चक्की पीसिंग वाला एक डायलॉग दोहराते थे, उन्हीं को लेने की आखिर मजबूरी क्या थी और फिर उप मुख्यमंत्री पद देने की और इनके संगी साथियों को जो दागदार हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाने की ज़रूरत क्या थी? और चलो उस समय तो जो फैसला हो गया वो हो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले तो कम से कम इनसे किसी तरीके से, किन्हीं तौर तरीकों से मुक्ति पाई जानी चाहिए थी और इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि साहब भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि ये दफ़ा हों, जाएँ, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने 1-2 बार अपने चाचा की तारीफ़ की, 1-2 बार ये बयान भी दिए कि साहब राजनीति घर के भीतर तक नहीं घुसनी चाहिए और अपनी बहन के खिलाफ मैंने अपनी पत्नी को बारामती में चुनाव लड़ा करके गलती की थी, मुझे उसका प्रायश्चित है। कम से कम 2-3 बार इन्होंने ये दोहराया और तब लगा कि शायद एक संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपने चाचा को। अगर उधर से सब कुछ पॉजिटिव सकारात्मक संदेश संकेत मिले, तो ये चले जाएँगे, लेकिन गए नहीं। शरद पवार और सुप्रिया सुले भी इनको वापस लेने को इस बार तैयार नहीं थे। उनको भी पता चल गया कि जब बारामती में ये हार गए, इनकी पत्नी भी हार गई और सुप्रिया सुले को ही अपना कैंडिडेट मान लिया बारामती ने, तो फिर इनको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि ये जाएँ, ये नहीं गए। इन्होंने जो अड़ंगेबाज़ी लगाई हैं और जो एक समझ-बूझ होती है किसी गठबंधन की, उसका भी जो पालन नहीं किया है, यानी जो भावनाएँ थी, जो फैसले थे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के, उनका भी निरादर किया है और नवाब मलिक जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज़ था, देवेंद्र फडणवीस को सबसे अधिक ऐतराज़ था, ऊपर भी था लेकिन देवेंद्र फडणवीस को सर्वाधिक नाराज़गी थी क्योंकि उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्हीं के भंडा फोड़ने के बाद ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, इनको गिरफ्तार किया था, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था उद्धव कैबिनेट से और ये जेल यात्रा करके आए थे। 1 साल से अधिक समय तक ये ऑर्थर रोड जेल में रहे थे। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता था कि महायुति का हिस्सा रहते हुए अजित पवार उनको अपना कैंडिडेट भी बनाएँ। लेकिन साहब कैबिनेट उनको ना केवल टिकट दिया, बल्कि अजित पवार तो उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और इस महायुति में शिंदे की पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और अजित पवार ही हैं जिन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतार रखे हैं। चलिए ये उनका फैसला है, लेकिन नवाब मलिक को मैदान में उतारना, उस नवाब मलिक को जिसकी अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था या किसी चैनल पर बाइट देख रहा था, उनसे कुछ पूछा गया था कि आप अपनी प्रचार सामग्री में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं, तो वो बहुत एरोगेंसी के साथ कह रहे थे कि ये तो हम तय करेंगे ना कि हमें किसका फ़ोटो लगाना है और किसका फ़ोटो नहीं लगाना है। इसके बाद एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद किसे पता है कि कौन कहाँ जाएगा। यानी नवाब मलिक ये संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नतीजे आ जाएं तो उसके बाद अजित पवार तय करेंगे कि उनको महायुति में रहना है या अपने चाचा की पार्टी में जाना है और चाचा वाले गठबंधन में निकल भागना है। यानी उस समय ये लोग देखेंगे कि सरकार बनने के करीब कौन है, माल पानी कहाँ अधिक मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी-कभी कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो उगलते बनता है ना निगलते बनता है, और ये ऐसा ही फैसला था। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी ने तो नवाब मलिक के और जो दूसरे इनके मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनका प्रचार करने से अपने आप को अलग कर रखा है। वो वहां जाते नहीं है चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन अभी अजित पवार ने एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में क्या कहा है, और ये अखबार भी कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस। और ये जो बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का जो नारा है, जिसकी वजह से झारखंड में तो बिल्कुल क्लियर और दो तरफा यानी दो तिहाई बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी जहां मुकाबला नेक टू नेक दिखाई दे रहा था, वहां अगर आज भारतीय जनता पार्टी 21 और ये इंडी अलायंस 19 दिखाई दे रहा है दौड़ में, तो इसकी वजह भी योगी आदित्यनाथ का ये मूल सूत्र है, बटेंगे तो कटेंगे। और हिंदुओं को जो एकजुट करने का काम उन्होंने किया है, इससे केवल एमवीए या इंडी अलायंस या ये पूरा इकोसिस्टम कांग्रेसियों का और वामपंथियों का ही परेशान नहीं है, बल्कि मीडिया के वो हिस्से भी परेशान हैं। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार भी परेशान हैं, जो इसे लेकर के अब एक ऐसी रणनीति बनाने में लग गए हैं कि जो महायुति है, जो सत्तारूढ़ दल है, गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला, इसके भी अगर कुछ अंतर विरोध उभारे जा सकें तो ये प्रयास किया जाए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो नारे हैं योगी आदित्यनाथ के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ये बहुत असरकारक साबित हो रहे हैं। और ये विरोधी खेमे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र भी जीतने जा रही है। और अगर हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र एक सिरे से 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो उसके बाद तो कांग्रेस नेपथ्य में जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व पर फिर से सवाल खड़े होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर जो सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे इस पूरे ग्रुप ने, पूरे गैंग ने, अब इनका आत्मबल घटेगा। ये छिपने की जगह ढूंढेंगे और महाराष्ट्र जैसा राज्य, एक हरियाणा फाइनेंशियली बेहद मजबूत, तमाम संभावनाएं वहां से राजस्व और पार्टियों के खजानों को भरा पूरा करने के लिए, और दूसरा उम्मीद का एक स्टेट होता है इस देश में, महाराष्ट्र। वहां भी हर बड़ी पार्टी चाहती है, क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कि हमारा वर्चस्व रहे, हम सत्ता में रहें तो फल फूल जाएंगे। वो भी अगर हाथ से निकला तो फिर ये निराशा की गर्त में हिचकोले खाते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अब मीडिया के भी वो हिस्से
उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको कमज़ोर कड़ी माना जाता है या जो बोल सकते हैं। तो अजित पवार ने कहा कि जी हमारे यहाँ जो है ये बटेंगे तो कटेंगे जो है इर्रिलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है और ये यहाँ नहीं चलने वाला है। महाराष्ट्र जो है वो साधु संतों का है, हम उन्हीं के रास्ते पर जाएँगे, हम तो सबका साथ, सबका विकास में यकीन रखते हैं। ये तमाम बातें जो हैं अजित पवार ने कही। इसका मतलब ये है कि वो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, उनके भाषण का, उनके सूत्र वाक्य का भी विरोध कर रहे हैं। वो बीजेपी नेतृत्व ने जो तय किया है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी से पोज़ीशन लेनी शुरू कर दी है। बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं थी कि उन्होंने नवाब मलिक को टिकट दे दिया, नवाब मलिक कह रहे हैं कि जीत के बाद तय होगा कौन कहाँ जाएगा। ये अब योगी आदित्यनाथ का भी विरोध कर रहे हैं। अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री बने थे और इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, उनका भी बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि साहब ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो सूत्र वाक्य है, नारा है, ये महाराष्ट्र में नहीं चल सकता है, यहाँ का मिजाज थोड़ा अलग है। तो अजित पवार का तो चलो वो ये कह कर के जस्टिफाइड कर सकता है कि जी मेरे तो 4 मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हैं, मुझे उनके लिए भी जीत तलाश करनी है, इसलिए मैं तो जो पोस्चरिंग ले रहा था, उनके लिए ले रहा था। और अशोक चौहान की क्या परेशानी है? अजित पवार की तर्ज पर अशोक चौहान ने ये बयान क्यों दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं चलना चाहिए? और अशोक चौहान ही नहीं, पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, जो लोकसभा चुनाव हारी, लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद में भेजा। वो भी बयान दे रही हैं कि जी मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, मैं पार्टी की नीतियों के साथ हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा। तो ये सब क्यों करवाया जा रहा है? कौन करवा रहा है? और इसके पीछे की कुल मिलाकर के रणनीति क्या है? ताकि भारतीय जनता पार्टी में एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सके। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति के भीतर अंतर्विरोध हैं और योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के उनके भीतर भी मतभेद पैदा हो गए हैं। इस तरह के संकेत और संदेश भेजना और चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करना, यानी हिंदुओं में कन्फ्यूजन क्रिएट करना। ये किस तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं ऐसे समय, जबकि अब प्रचार के लिए केवल 4 दिन बचे हैं। आज हम 14 तारीख में हैं। 18 नवंबर तक महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार है, 18 को बंद हो जाएगा, 20 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले रायता फैलाने की चेष्टा हो रही है, लेकिन मेरा कहना ये है आखिर में कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को अजित पवार पर निगाह रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसी सूरत बनी जैसी 2019 में बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी की 106 सीटें आई थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी की 56 सीटें आई थी, कांग्रेस 44, शरद पवार 54, निर्दलीय उतने थे नहीं, कोई और छोटी पार्टी थी नहीं कि 288 के सदन में भारतीय जनता पार्टी 145 सीट का बंदोबस्त कर सके, यानी 106 में 39 सीटें और बढ़ा सके। तो ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे उद्धव ठाकरे। तो ऐसी सूरत में हालांकि पहले से ही अजित पवार को हैसियत में रख करके चली है भारतीय जनता पार्टी, उनको 60 सीटें भी नहीं दी है लड़ने के लिए, खुद 148 सीटों पर लड़ रही है। जो शिंदे की पार्टी है वो लगभग 90 सीटों पर, 87 सीटों पर लड़ रही है और अजित पवार की पार्टी 55 सीटों 56 सीटों पर लड़ रही है। पर इनमें से क्या इतनी सीटें इनकी आ जाएंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे में मिलकर के सरकार बनाना चाहें तो इनके बिना सरकार ना बने? अगर ऐसी सिचुएशन रही
तो ये कोई खेल कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसलिए इन पर निगाह रखना ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।